एक कलाकार, एक नाटक, एक देश, 28 राज्य, 900 से ज्यादा शहर, 1550 से ज्यादा मंचन, 60 लाख दर्शकों से सीधा संवाद, 15 साल की विशाल रंग यात्रा। आइए मिलते हैं देश के अनोखे रंगकर्मी लकी जी गुप्ता से। भारतीय संस्कृति में नाटक की परंपरा बहुत पुरानी रही है। ब्रह्मा जी ने भरत मुनि से कहकर इस नाट्य शास्त्र की रचना करवाई थी, क्योंकि उस समय का जो निम्न वर्ग था वो चारों वेदों को पढ़ने में असमर्थ था और ऋषियों और विद्वानों को ही 4 वेदों को पढ़ने की इजाज़त थी। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि इन चारों वेदों का एक ऐसा संकलन तैयार हो जिसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सके। तब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की और इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया गया। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे कलाकार से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने एक नाटक के कम से कम 1550 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, जिनका नाम है लकी जी गुप्ता। जी हाँ, लकी जी गुप्ता, जिन्होंने एक ही नाटक के 1550 से भी ज़्यादा शो किए हैं और उन्होंने इस शो के दौरान 27 राज्यों के 900 शहरों में घूम घूम कर इन नाटकों को किया है। लगभग 60 लाख से अधिक बच्चों के सामने उन्होंने इस नाटक को किया, जिसके दौरान उन्होंने 7 लाख किलोमीटर की यात्रा तय की, जिनके नाटक का नाम है माँ मुझे टैगोर बना दो। मेरे मन में सवाल तो सर बहुत सारे आ रहे हैं आपसे, और अगर मैं उन्हें पूछने में आऊँ तो शायद सुबह से शाम हो जाए पर फिर भी हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने थोड़ा शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताएं। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, मेरा बर्थ प्लेस जम्मू में है, जन्म वहीं हुआ। शुरुआत मैं अगर याद करूँ अपने बचपन की बात या कैसे मैंने पढ़ाई की, तो मैं कोई ऐसा कोई बहुत अलग किस्म का कोई बच्चा नहीं था, बिल्कुल एक आम बच्चा था और पढ़ने लिखने में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी। ज़्यादा रुचि मेरी शरारतों की तरफ थी और अलग अलग तरह से मैं अपने घर वालों को परेशान करता रहा हूँ। तो हंसी मजाक, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बचपन में क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट था और क्रिकेट की वजह से, खेलने की वजह से मैं बहुत बार पिटा हूँ घर से। और घर में ही स्कूल था, मेरे माताजी स्कूल चलाते थे, तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा मेरा लगाव नहीं था पढ़ाई लिखाई की तरफ। स्कूल के बाद कुछ एक थोड़ा कुछ नाटक देखे, कुछ कला की तरफ ऐसा रुझान हुआ। तो उसी दौरान मेरा इंटरेस्ट थिएटर की तरफ बढ़ने लगा और 2003-04 के बाद मैंने जम्मू में थिएटर कंपनीज़ को ज्वाइन किया। और थिएटर में रुझान, मतलब जो रुचि आपके अंदर पैदा हुई वो मतलब कहाँ से पैदा हुई? नहीं, मेरे घर परिवार में तो ऐसा कोई थिएटर्स का कोई ऐसा था नहीं। हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं, जॉब्स में हैं। हमारे घर में जो मेरे छोटे भाई बहन हैं 2, वो म्यूज़िक लेकर उन लोगों ने पढ़ाई की, मतलब उनका म्यूज़िक में रुझान था। और बचपन में कुछ आध्यात्मिक संतों की शरण में हम लोग गए, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो संगीत की तरफ थोड़ी रुचि थी, गाने बजाने की तरफ, मगर ऐसा कोई फोकस नहीं था कि कुछ ऐसा ही कुछ बनना है। स्कूलिंग के बाद बचपन में भी मैंने कुछ स्कूल में भी कुछ नाटक ऐसे स्किट वगैरह देखे हुए हैं, कभी खुद तो नहीं किया। पर स्कूल के बाद एक आध नाटक देखने का मौका मिला और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कुछ थिएटर कंपनीज़ के साथ मैं जुड़ा जम्मू में। जम्मू में तो कोई इतना बड़ा कल्चर नहीं है रंगमंच का, पर कुछ थिएटर ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं। तो उनके साथ काम करते करते मेरा अंदर एक ऐसा लगा कि शायद मैं इसी काम को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। माँ मुझे टैगोर बना दो, ये नाटक मैंने भी देखा है।
सर जैसे हमने अमूमन देखा है कि नाटक में हमें लाइट्स, म्यूज़िक और अच्छे खासे एक मतलब ऑडियंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम तालियां और जब वो हंसती हैं या तालियां बजाते हैं अप्रिशिएशन मिलता है। तो लेकिन आप जिस तरीके से नाटक करते हैं वो मतलब वो थिएटर की एक अलग ही विधा है। अधिकतर हमारे देश में जो भी छोटे शहर हैं, चाहे आप थिएटर की बात करो या किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करो, तो कोई बहुत प्रमोशन या बहुत अवेयरनेस नहीं है आर्ट को लेकर। अभी के टाइम में, अब मैं 15 साल पहले देखता हूँ और आज के टाइम को देखता हूँ, तो लोगों में बहुत समझ आ गई है। मतलब उनको ये पता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है इसका क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे है। या जब मैंने शुरुआत की 2000 के आसपास, 2002-3 के आसपास, कभी कल्पना भी नहीं मैं अपने शहर में सोच सकता था कि मैं नाटक करके ही कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ। हमने तो जहाँ नाटक सीखा, जहाँ मैं काम करता था, तो हमारे टीचर्स कहते थे कि आप नाटक शौक के लिए करिए और जीवन चलाने के लिए कुछ और काम करिए। जो अभी मतलब जो जिस तरह से शौकिया रंगमंच जिसको बोलते हैं, तो हम वहाँ कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं था, कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। तो उस दौरान 2003 से 2010 के आसपास जो 6-7 साल मैंने थिएटर में गुजारे, तो उस दौरान मैंने ये समझा कि अगर थिएटर करना है तो आपको अपना एक बेस बनाना पड़ेगा और आपको अपनी एक अलग शैली ढूंढनी पड़ेगी। आप किसी के साथ compete करके, किसी के साथ कंपटीशन करके आप कभी भी इस आर्ट फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रुप थिएटर जो है हमारे भारत में, वो बहुत तकलीफ़दायक स्थिति है आज के समय में कि जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, उनके पास सिर्फ थिएटर करने वाले लोगों के पास काम नहीं है। तो उसी दौरान ऐसे मतलब जिस 2010 के आसपास में जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे थिएटर ही करना है, तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था कि मैं थिएटर करूं कैसे। क्योंकि अगर एक थिएटर बनाऊं, अगर मैं अपना एक ग्रुप बनाऊं, अपना एक अच्छा प्रोडक्शन बनाऊं, अच्छा नाटक बनाऊं, तो मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कहाँ जाके परफॉर्म करूं। मेरे पास पैसा नहीं है, और अगर ग्रुप बनाता हूं तो मुझे वो पूरा ग्रांट सिस्टम में जाना पड़ेगा, उसकी नॉलेज नहीं थी और वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर मैं नाटक कैसे करूं? तो ऐसे शुरुआती समय में बहुत सारी दिक्कतें देखने के बाद, बहुत सारे मतलब तकलीफ़ें देखने के बाद, क्योंकि एक आदमी, एक एक्टर जो कि 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे थिएटर को दे रहा है और उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, उसके पास किराया भाड़ा नहीं है, अगर वो कोई प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल करता है, उसके पास स्पेस नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते देखते जब ऐसा हुआ कि जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब ऐसा लगने लगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे अकेले करना चाहिए। और उस दौरान मुझे एक बात में विश्वास था कि थिएटर करने के लिए एक आदमी चाहिए जो अभिनय करे और एक आदमी कम से कम चाहिए जो आपको देखे। तो 2 लोग तो होने चाहिए, इसके आगे तो आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। सोलो का कंसेप्ट था मेरे दिमाग में, सोलो मैंने देखे भी थे, किए भी थे, उससे पहले एक आध सोलो परफॉर्मेंस, छोटे पीसेस मैंने परफॉर्म भी किए थे। पर मैं पूरा जीवन अपने आगे कैसे एक अकेले मैं थिएटर को लेकर आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा मेरा आइडिया नहीं था। तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ समय जब घर से बहुत प्रेशर हुआ कि आप ये छोड़ो और कोई काम करो, तो कुछ समय मैंने थिएटर भी छोड़ दिया और उतना ज़्यादा होता भी नहीं था। हम काम ढूंढता रहता था, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाता था, कोई भी काम मिल जाता था तो मैं बोलता था कि चलो मैं बैक स्टेज कर लेता हूँ, लाइट्स कर लेता हूँ, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं आपकी रिहर्सल में आकर आपकी रिहर्सल स्पेस पे झाड़ू लगा दूंगा, चाय पिला दूंगा, मुझे बस सीखना है। तो उसी दौरान जब इतना ज़्यादा प्रेशर था ये छोड़ने का, ये काम छोड़ने का, थिएटर छोड़ने का, तो मैंने कुछ महीने तक थिएटर छोड़ भी दिया। तो मगर वो अंदर एक विश्वास था कि कुछ हो सकता है, कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग मुझे ऐसा एक ख़्याल आया कि मैं बच्चों के लिए काम करूँ स्कूल में जाके। तो शुरुआत वहाँ मैंने कुछ लोकल स्कूल से की और अच्छा रिस्पांस मिला। जब मैं बच्चों के साथ काम करने लगा
तो बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करता, क्लास करता, तो वहाँ से मुझे कुछ पैसा मिलना शुरू हुआ। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। लगभग 1 साल मैं जम्मू के बहुत सारे स्कूलों के साथ काम किया और तब मैंने ये देखा कि हम लोग बहुत सारा थिएटर कर रहे हैं पर बच्चों के लिए कोई थिएटर नहीं बना जो स्पेशली बच्चों के लिए किया जा सके। तो उस दौरान मैंने सोचा कि मैं एक बच्चों के लिए एक नाटक बनाऊंगा। तो बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, बहुत सारे आइडियाज़ मेरे सामने आए, मगर कोई भी एक कोई बहुत अच्छा आइडिया मेरे सामने नहीं आ रहा था। तो उसी दौरान मुझे ख्याल आया कि मैंने कुछ साल पहले एक कहानी पढ़ी थी, पंजाबी कहानी मैनू टैगोर बना दे माँ, जो कि स्वर्गीय मोहन भंडारी द्वारा लिखी गई है। तो उस कहानी का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढा और मैंने वो कहानी पढ़ी दोबारा से। काफ़ी समय उसके ऊपर काम किया और फिर उस कहानी में से जो उस कहानी का किरदार है उसको लेके मैंने एक इम्प्रोवाइज़ करते हुए एक अपना एक परफॉर्मेंस बनाया। मैंने जो जिस फॉर्म में काम किया है वो प्रोसीनियम थिएटर है और प्रोसीनियम थिएटर के बाहर मैंने अपने जम्मू में उस दौरान कोई थिएटर देखा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कंसेप्ट भी नहीं था कि जब लाइट ना हो, जब स्टेज ना हो, म्यूज़िक ना हो तो एक्टर कैसे एक्टिंग कर सकता है। तो अब मुझे जाना था स्कूल में जाकर एक्टिंग करने के लिए। तो स्कूल में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्कूल में तो ऐसे असेंबली के समय वो बच्चे बैठे होते हैं और मुझे कहते हैं कि आप चलिए एक्टिंग करिए, तो मैं कैसे एक्टिंग करूं। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ मतलब बेवकूफ़ी कर रहा हूं। तो नुक्कड़ नाटक का तो समझ था, नुक्कड़ नाटक क्या होता है, मगर नुक्कड़ नाटक किसी एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस को मैंने कभी देखा नहीं था। नुक्कड़ में स्ट्रीट में जो परफॉर्मेंस होते हैं वो किसी एक मतलब एक पॉलिटिकल स्लोगन या किसी एक समस्या को लेकर अभिनेता अभिनय करते हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट का नुक्कड़ नाटक होता है। तो पूरा एक नाटक कैसे बनाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल ऐसे इंटीमेट स्पेस पे किसी ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करूं। तो वो जो कुछ आइडिया ही नहीं था करने का, तो उसमें जो मैंने जाके रैंडमली लोगों के बीच में कहानी सुनाना शुरू किया, तो वहाँ से एक आइडिया बना कि इस तरह से भी किया जा सकता है। तो मुझे फॉर्म का भी नहीं पता था, स्टाइल का नहीं पता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, किसी किताब का रेफरेंस नहीं लूँगा, किसी फॉर्म को नहीं देखूंगा। और मतलब करते करते मुझे समझ में आया कि कुछ फॉरेन में कुछ लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू हुआ है, यूरोप में होता है, बहुत समय से हो रहा है। कुछ नाम मेरे सामने आए, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उनको पढ़ा तो कहीं मेरा जो तरीका है वो उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, मतलब मैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ। मैंने किसी भी किताब को चाहे एक्टिंग को लेकर हो, डायरेक्शन को लेकर हो या किसी थिएटर के अलग फॉर्म को लेकर हो, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो ये बिल्कुल बिगिनिंग का समय था, बहुत सीखने वाला था, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस आते थे। जैसे सपोज़ मैं आपको बताऊं कि मैं एक स्कूल में गया, तो स्कूल से टाइम लिया, तो स्कूल ने कहा ठीक है, मैंने कहा 50 मिनट 40 मिनट इतना टाइम दीजिए। नहीं, हमारे पास 10 मिनट टाइम है, आप 10 मिनट में करो। तो अब वो कहानी पूरा एक उसका फ्रेम है, तो अब उस फ्रेम को उसके कुछ सीन्स हैं, मतलब शुरुआत का कुछ नरेशन है, फिर उसके बाद कुछ एक्टिंग पोर्शन है, फिर ऐसे ऐसे करते कहानी बनते हुए उसको पूरा ग्राफ बनाते हुए टाइम लगता है। अब मैंने फिक्स किया है कि मैं 40 मिनट में करूँगा, अब वो मुझे बोल रहे हैं कि आप 10 मिनट में करो। तो वो जो हर रोज़ चैलेंज मिलते थे, तो मैं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये था कि उस समय मुझे परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके ही अपनी अर्निंग बनानी है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो कई स्कूल्स जो शुरुआत में मुझे याद है कि मेरे परफॉर्मेंस की फ़ीस, जो पहली फ़ीस थी वो 100 रुपये थी। मतलब मैं एक स्कूल में गया था, तो वहाँ पर 10 टीचर थे, तो 10 टीचर ने 10-10 रुपये डोनेट किए थे। ऐसे लोग मुझे ऑफ़र करते थे, हम 200 रुपये देंगे, हम 500 रुपये देंगे। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो टाइम, क्योंकि वो उस टाइम पे अगर मुझे वो ब्रेकअप नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मुझे तो शुरुआत में लोग कहते थे पागल हो गया है, इसको कुछ
इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे सीनियर लोग कहते थे। तो मैं एक झोला उठा के जा रहा हूँ, स्कूलों में जाके कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो वहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो नाटक करने का मतलब होता है, थिएटर करने का मतलब होता है एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बुक करें, जिसमें बहुत बढ़िया सेट हो, लाइट हो, म्यूज़िक हो, और ऑडियंस आए। वो कौन सा ऑडियंस आए? जो मतलब अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, और जिनका जो आपको अप्रिशिएट करें। तो मैंने तो वही थिएटर देखा था, मुझे तो यही लगता था कि यही थिएटर होता है। अब एक आदमी एक झोला उठा के किसी स्कूल में जाके, प्राइमरी स्कूल में जाके 20 बच्चों को ऐसे बिठा के उनको कहानी सुना रहा है। तो मुझे बोलते थे ये कोई थिएटर थोड़ी ना है, ये टाइम पास है। या मुझे बोलते थे ठीक है, एक्सरसाइज है, करो एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज हम लोग थिएटर में करते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं ये मानता था, मुझे भी लगता था शायद मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। तो मैं कहता था ठीक है, मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने तो मैं तो किसी को बोलता नहीं हूँ कि आप मुझे हेल्प करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये मुझे 2011 के बाद में जब ये 200-250 शो हो गए, और मैं लगातार इसको फेसबुक पे अपलोड करता रहता था, अपनी पिक्चर्स, तस्वीरें, जहाँ भी जाता था जो रिएक्शन मिलते थे। और जो थिएटर वाले लोग थे, मतलब जम्मू के बाहर के लोग, उन लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि ऐसे कौन आदमी है जो एक एकल के 200 शो कर दिए, 300 शो कर दिए। तो फिर मुझे फेसबुक के माध्यम से स्टेट के बाहर से ऑफ़र आना शुरू हुए, बंगाल से, दिल्ली से, बिहार से। तो पहला मुझे ऑफ़र कलकत्ता से आया 2011 में। 2011 में मैं कलकत्ता गया और कलकत्ता में जाके शो किया। उसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ रहा और वहाँ के लोकल ग्रुप्स में जाके मैंने बात की, वहाँ का थिएटर देखने का मौका मिला, और मुझे बांग्ला थिएटर क्या है उसके बारे में जानने का मौका मिला। 11 से 2013 तक, 13-14 तक, 14 तक लगभग 300-350 शो हो गए थे, भारत के कई राज्यों में कर चुका था। तो शुरुआत के 3-4 साल बहुत अच्छे रहे। बहुत सारे मैंने इसी जर्नी के दौरान बहुत सारे ख़राब एक्सपीरियंस भी देखे, बहुत ख़राब स्थिति में भी रहा कई दिनों तक। क्योंकि जब आप मतलब एक आपके पास नाटक है, एक आपके पास परफॉर्मेंस है, और आपको उसी पे सरवाइव करना है। मतलब मुझे ज़्यादा कॉल शो नहीं थे, कोई मुझे बुलाता नहीं था, साल में 2-3 शो मिलते थे। बाकी टाइम मैं अपना बैग पैक करके खुद अलग अलग शहरों में जाता था, वहाँ रुकता था अपना खर्चे पे, और इंतज़ार करता था कि मेरे कुछ शोज़ हो जाएं, और वहाँ से जो पैसा आए उसी से मैं आगे ट्रैवल करूँ। तो 2010 से लेके 2014 का टाइम, ये 4 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो कुछ जगह पे तो ऐसा होता था कि मैं जाता था कहने के लिए कि भाई आधा घंटा टाइम लगेगा, तो सामने वाले कहते नहीं यार 1 घंटा ले लो यार। तो ऐसा भी हुआ कई जगह पे। तो सरकारी स्कूल सभी ख़राब नहीं है, बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं पूरे देश में, जहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, पर बहुत सारी जगह पर बहुत ख़राब लोग भी हैं। तो मैं जैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो परफॉर्म करने के बाद जब उनको अच्छा लगा तो मैं अपना कपड़ा बिछा देता हूँ, जो भी लोग डालते हैं उस कपड़े में, तो उसी से मेरा रोज़मर्रा का जो भी खर्चा, खाना पीना, घूमना सब चलता है। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत किया। अब तो समय बदल गया, अब तो मुझे और मेरे पास स्किल्स हैं, मुझे पता है किस तरह से अपने शो को एक मैनेजमेंट सीख लिया, और थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ा सा लोग जान गए। तो अब इतना मुश्किल नहीं है, पर वो शुरुआत में बहुत मुश्किल रहा। अमूमन क्या होता है कि जो भी हम जितने भी थिएटर कलाकार होते हैं, जो थिएटर को ज्वाइन करते हैं, वो सिनेमा से इंस्पायर होते हैं। सिनेमा को देखते ही थिएटर, हम मतलब एक प्रोसेस है कि सिनेमा अगर आपको करना है तो पहले थिएटर करना पड़ेगा। तो आपने भी उसी प्रोसेस को अपनाया होगा। तो लेकिन आपने सिनेमा की तरफ ना बढ़कर कि चलो यार मैं अब या NSD चला जाता हूँ, FTI ज्वाइन कर लेता हूँ, या फिर मैं मुंबई चला जाता हूँ, वहाँ जाके मतलब मैं थोड़ा कैमरा के सामने एक्टिंग करके फेम एक हासिल और पैसा भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा, वो ना चुनकर आपने एक ऐसे नाटक को चुना कि मतलब एक जो भी आपकी ये विधा है नाटक की, इसको चुनकर आपने मतलब पूरे भारत में भ्रमण करके शो करने की सोची। तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया सर आपकी लाइफ में? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हीरो बनना है, कुछ लोग कहते हैं कि
मुझे दिखाना है लोगों को कि मेरे अंदर कुछ है। तो सबका एक अलग अलग मोटिव है थिएटर करने का। तो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आपका मोटिव है क्या, जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, तब तक आप किसी सिर्फ थिएटर की बात नहीं, कोई भी आप काम कर लीजिए, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद थिएटर में दूसरा सवाल है किसके लिए करना है थिएटर। मैं एक बार एक वर्कशॉप कर रहा था, मुंबई से कोई एक बड़े डायरेक्टर आए थे, तो उनके साथ वर्कशॉप कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के जितने तुम लोग वर्कशॉप कर रहे हो ना, तुमको अपनी फिल्म में ले रहा हूँ। तो वो एक फ़िल्म बना रहे थे, तो मैं भी उस नाटक में पार्ट कर रहा था। और मेरा मतलब थोड़ा बहुत एक्टिंग कर रहा था, मुझे उतनी एक्टिंग उस समय नहीं आती थी। तो मगर मैं उनके लिए उनके दिमाग में मेरे लिए एक कैरेक्टर था, कहीं उनके कैरेक्टर में फिट हो गया था। तो अगले दिन ऑडिशन था, तो मैं अंदर से ये सोच रहा था कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया, अगर मुझे काम मिल गया, तो फिर इसके बाद ये चस्का लग जाएगा, फिर मैं थिएटर नहीं कर पाऊँगा। तो शाम को मैंने उनको बोला, सर मैं आपके उसमें काम नहीं कर सकता फिल्म में। वो बोले क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर नहीं, मुझे थिएटर करना है, मुझे कैमरा के लिए काम नहीं करना है। लोग मेरे साथ के जो मेरे सीनियर एक्टर थे वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे इसने पता नहीं ये सनकी है, ये है, वो है। तो मैंने वो छोड़ दिया और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं कम से थिएटर फिल्म से मुझे कोई वो बुरा, मतलब मैं उसको बुरा नहीं समझता, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं आने वाले 15-20 साल सिर्फ थिएटर सीखूंगा, थिएटर करूंगा। उसके बाद कभी मौका मिलेगा कोई अच्छा सिनेमा करने का, तब मैं सिनेमा के लिए काम करूंगा। आपने टैगोर ही क्यों चुना? मतलब लाइक और भी लोग थे जैसे ना, मतलब टैगोर का मतलब क्या है, मतलब एक विशेष महत्व मुझे वो बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टैगोर को नहीं चुना, टैगोर ने मुझे चुना। क्योंकि जो इस कहानी का जो ओरिजिनल कहानी है उसका जो नाम है उसमें ही टैगोर है। जो मोहन भंडारी जी की कहानी है, माँ मैनू टैगोर बना दे, उसका हिंदी एडॉप्टेशन है माँ मुझे टैगोर बना दे। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो टैगोर के ऊपर नहीं है। ये पूरी कहानी जो है वो एक बच्चे के जीवन की कहानी है। एक मजदूर का बच्चा है, उस बच्चे के संघर्ष की कहानी है, जो संघर्ष शिक्षा के प्रति, शिक्षा के लिए जो संघर्ष करता है। तो टैगोर उसे एक वो कविताएं लिखता है और उसके टीचर एक दिन उसको कह देते हैं कि तुम्हारी कविता टैगोर की कविता की तरह है, तुम एक दिन टैगोर बनोगे। तो उसके बाद वो टैगोर के बारे में जानने लगता है कि टैगोर कौन है। फिर उसे पता चलता है कि टैगोर की एक किताब है गीतांजलि, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं। तो वो अपने टीचर को जाके बोलता है कि सर वो किताब मेरे को दीजिए तो पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ता है, समझ नहीं आती, फिर कोशिश करता है, फिर वो अपने धुन में रहता है, कविताएं बनाता है छोटी छोटी। तो उसे जब वो तस्वीरें देखता है टैगोर की, तो वो बोलता है इतना बड़ा साहित्यकार है टैगोर। उसके टीचर भी उसको बताते हैं टैगोर के बारे में, तो कहानियाँ सुनाते हैं उनके बारे में। तो वो मन ही मन उसको लगता है कि यार कवि होना कितनी बड़ी बात होती है, कितने लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो वो सोचता रहता है कि वो अपनी डायरी में कविताएं लिखता रहता है और वो सोचता रहता है कि मैं भी एक दिन अपनी किताब छपाऊंगा। और सर तो मेरे को बोल ही चुके हैं कि तुम टैगोर बनोगे एक दिन। तो उसको लगता है कि मेरी कविताएं लोग पढ़ेंगे, बहुत खुश होंगे, मेरा बहुत नाम होगा और मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो वो उसके मन में वो टैगोर बनने का सपना है। तो मैंने जो कहानी का मुझे कहानी इसीलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि अगर आप पूरे भारत की स्थिति देखें, पहले की भी और अभी भी वैसे ही हालात है, शायद इस समय और बुरे हालात हो रहे हैं। शिक्षा का स्तर जो है, और ख़ास तौर पे शिक्षा उन लोगों के लिए जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, वो बहुत ही ख़राब है। आप 140 करोड़ की आबादी ले लीजिए हमारे देश की, तो 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग वो हैं जो जितना कमा पाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है। महंगाई है जी, लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो उनके बच्चे छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो और दूसरा एक बच्चों के ऊपर एक
पहले से बच्चों के सामने एक टारगेट रख दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अच्छे नंबर लाने हैं, नौकरी लेनी है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, तमाम तरह के जो झमेले हैं बच्चों के सामने। बचपन तो रहा ही नहीं। 6-7 साल की उम्र के बाद से 6 साल आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को, 6 साल के बाद कहाँ बचपन है, किताबों का बोझ, माँ बाप के सपनों का बोझ, तो बच्चा खुद कहाँ कुछ कर पा रहा है। तो मुझे यही मुझे लगा कि हर बच्चे के अंदर एक ख्वाहिश है बचपन में, उसे कुछ उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। जैसे हमारे थिएटर के जो मेथड्स हैं वो बेसिकली 2 मेन मेथड्स पे सारे एक्टर्स काम करते हैं। होने को सर बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे स्टानिस्लावस्की और माइजनर, ये 2 मेन थिएटर के मतलब जो हमारे सर वो उन्होंने जो फॉर्म दिए हैं थिएटर को करने के और थिएटर के तरीके, उनके बारे में सर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, ज़्यादा मैं स्टडी नहीं किया ये सब मेथड्स को, क्योंकि मैं जिस फॉर्म में काम करता हूँ, जिस स्टाइल में काम करता हूँ, वहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ मेथड्स काम आ सकते हैं। पर मैंने जब इस तरह से ओपन में परफॉर्म करना शुरू किया, तो क्योंकि स्टार्ट मेरा प्रोसिनियम थिएटर से हुआ, तो प्रोसिनियम थिएटर में जिन लोगों के साथ काम किया वो भी स्टानिस्लावस्की के मेथड के ऊपर ही हम लोगों को एक्टिंग सिखाते रहे हैं। और स्टानिस्लावस्की का जो एक्टिंग मेथड है उसमें अभिनय का जो प्रक्रिया है, उसमें अभिनेता मंच पर अपने आप को उस चरित्र में ढालने के लिए अपने आप को ये कहता है कि अगर मैं ये चरित्र होता तो मैं क्या करता, तो वैसे ही वो बिहेव करता है, वैसे ही उसकी बॉडी बिहेव करती है, वैसा ही वो सोचता है, वैसा ही वो बनने लगता है। बनता नहीं है, उसको ये भी याद रखना होता है कि वो किरदार नहीं बन रहा है, पर वो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाता रहता है। पर जब मैं ओपन में परफॉर्म करता हूँ, वहाँ पर ऐसा कोई ऐसा आवरण नहीं है, कोई ऐसा मतलब मेरे पास पर्दा नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई तकनीक भी नहीं है कि जिससे मैं उस तरह से किरदार को बना पाऊँ। तो जो मैंने शुरुआत में जो फोक थिएटर देखा, जो मैंने रामलीला देखी या कुछ बहरूपिया या अलग अलग शैलियों के जो फॉर्म मैंने देखे, ख़ास तौर पे जो मैंने शुरुआत में कई जगहों पर मैंने बताया कि मैंने एक बार एक बहरूपिये को एक नुक्कड़ के ऊपर एक खेल दिखाते हुए देखा। वो दरअसल बहरूपिया और भी 2-3 फॉर्म्स को मिला के उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो आते ही कुछ ऐसे चिल्लाना शुरू होते हैं, उसके बाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों को एक खेल दिखाने वाला हूँ। तो कुछ थोड़ा सा मैजिक करते हैं, बीच में मैजिक करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो एक कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी सुनाते कहानी को इतना ऊपर ले जाते हैं कि लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो ब्रेक कर देते हैं और वो कुछ और करने लगते हैं। तो ये जो एलिनेशन है, मतलब आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, फिर उसको तोड़ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, ये हमारे फोक थिएटर में बहुत पहले से था। मगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वेस्ट से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का मेथड, वहाँ से ये टेक्निक वहाँ से आई है। पर जो मैंने देखा फोक थिएटर में, वो एक चीज़ को अभिनेता बनाता है, उसकी तरह बिहेव करता है, उसकी तरह लगने लगता है, मगर वो उतना उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो स्टानिस्लावस्की पर ख़ास तौर पे मैं उसी को, जो मैंने शुरुआत मेरी वहीं से हुई, पर मुझे वो काम नहीं आया वो मेथड वहाँ पर। तो फिर मैंने एक्सपीरियंस किया अपने परफॉर्मेंस करते हुए, तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा डूबने की बजाय आपका अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और आप जो चरित्र करें, जो भी किरदार आप करें, आप उसके इमोशन को लेकर बिल्ड करें, अपने इमोशन को लेकर नहीं। क्योंकि जैसे आप अगर उस सिद्धांत को मानते हैं, अगर आप उस थ्योरी को मानते हैं, तो आप कई बार कुछ अभिनेता जो उनकी प्रैक्टिस को करते हैं, तो वो कहते हैं कि
जैसे आप कोई इमोशनल सीन कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ की कोई इमोशनल मेमोरी को वहाँ लेकर आते हैं, तो वहाँ पर नुकसान ये होता है कि अगर अभिनेता बार बार अपनी ही लाइफ को जीता रहेगा मंच के ऊपर, तो एक तरह से उसका बड़ा नुकसान होता है, उसका मानसिक तौर पर, शरीर तौर पर उसका नुकसान होता है। और अभिनय अगर हम कहते हैं कि खेल है, तो अगर खेल को खेलते समय कष्ट हो रहा है, अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं अपने उस नाटक में मेरे पिताजी के दृश्य को बार बार करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पिताजी नहीं, उस बच्चे के पिताजी। मगर मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पिताजी की देहांत हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, और मैं उस भाव में जाकर उस इमोशन को अपने किरदार के इमोशन में डालकर लोगों को दिखा रहा हूँ, और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग ऐसे भी जो भी चेहरा दिखेगा, जो भी इमोशन दिखेगा, भाव दिखेगा, उससे कनेक्ट हो गए। पर अगर मैं अपने पिताजी को बार बार अपनी पास्ट मेमोरी को, अपनी जो ख़राब मेमोरी है या मतलब दुख देने वाली जो मेरी याददाश्त है, उसको अगर मैं बार बार लाता हूँ, तो ये तो मेरा बीइंग ए ह्यूमन, मेरा मतलब एक इंसान होने के नाते, एक सोल होने के नाते, वो मेरे लिए कष्टदायक है ना, बार बार उस चीज़ को जीना, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मैं उसको कर भी नहीं पा रहा था शुरुआत में। मैं बिल्कुल बिगिनिंग में वैसा ही बार बार फील करता था कि जैसे ये मैं ही हूँ, मेरे साथ ही घट रहा है। तो वो इतना एग्जॉस्ट कर देता था मेरे को कि एक दिन शो करने के बाद अगले दिन शो करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं अपने इमोशंस को, किरदार के इमोशंस को जीना, और किरदार का भी एक सोल है, उसकी भी एक आत्मा है। तो अब आप अपने इस शरीर में, अपने इस मन में, अपने अपने इस पूरे ढांचे में उस किरदार के जीवन को कैसे, उस किरदार की आत्मा को कैसे लेकर आएँ, और जो भी आप भाव प्रकट करें वो उसी का हो, आपका नहीं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है इसको समझने का। पर जो जिन मेथड्स का आप नाम ले रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने और कई सिद्धांत दिए। तो स्टानिस्लवस्की और माइजनर, इसके बाद में बहुत सारे लोग आए, ब्रेट्स का थ्योरी, और उसके बाद अगस्तो वॉल का थिएटर, और बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर आए जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दिए। तो मुझे लगता है कि समय और काल के अनुसार स्टानिस्लवस्की उस समय के अनुसार वो एक बेहतरीन थ्योरी थी, बेहतरीन मेथड था। मगर उसके बाद में जीवन का सिद्धांत बदला, जीवन को देखने का नज़रिया बदला, लोगों को उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। तो वो बदलता रहता है, एक जैसा रहता नहीं। तो मेथड कोई भी हो, किसी भी तरह का मेथड हो, अभिनेता अपने आप को कहाँ फिट कर सकता है और उसका अभिनय कितना सार्थक हो सकता है, कितना जीवंत लग सकता है, ये देखने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी का सिद्धांत अच्छा लगे और वो उस सिद्धांत के अनुसार अभिनय करे, तो वो उसकी अपनी उसकी मर्ज़ी है, या उसका अपना क्या चीज़ उसको टच कर रही है, क्या चीज़ उसको जोड़ पा रही है, तो ये उस पर निर्भर है। सर, ये पंछी को उड़ते हुए देखकर मेरे मन में एक सवाल आ गया जी। दोबारा से कि अभिनेता को मतलब जैसे कोई बाउंडेशन होती है, या उसे खुल के विचार करने का मतलब अपना मतलब एक सामर्थ्य होना चाहिए उसके माइंड में, कि या मतलब या उसको या बुक्स में मतलब रह कर कि जो लिखा हुआ है उन्हीं को फॉलो करते हुए चले, या उन्होंने जो देखा है या जो टीचर ने सिखाया है उसी में मतलब रह के वो सीखे, या मतलब अपनी एक विचारधारा भी उसकी डेवलप होनी चाहिए और थिएटर को वो अपने तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाए, जैसे आप लेके गए। ये एक लंबी बहस होती रही है इस विषय पे। जब से हमारे देश में प्रोसिनियम थिएटर, ग्रुप थिएटर शुरू हुआ, तो अभिनेता तो हम तो कहते हैं कि रंगमंच अभिनेता का माध्यम है, मगर धीरे धीरे जब निर्देशक की भूमिका इसमें बढ़ी, तो कई सारी जगहों, कई सारे मामलों में, कई सारी चीज़ों में अभिनेता का काम सिर्फ उतना रह गया जितना निर्देशक उनसे करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ये बात आती है कि मंच पर जब कोई नाटक, किसी नाटक का प्रोसेस शुरू होता है, तो
निर्देशक हर एक चीज़ को देखता है, वो पहला दर्शक होता है, उसको पहला दर्शक कहा जाता है निर्देशक को। निर्देशक ही पहला दर्शक होता है। तो जब वो पूरी प्रक्रिया चलती है, निर्देशक ही हर एक चीज़ को बुनता है, हर एक चीज़ को अभिनेता तक पहुंचाता है और अभिनेता को कहता है कि वो अपने हिसाब से उसे सोचे। मगर कई मामलों में ऐसा है कि कुछ निर्देशक अपने अभिनेता को एक ही जगह पर बांधे रखना चाहते हैं कि जितना मैंने आपको बताया, जितना मैंने आपको सोचने के लिए कहा, बस उतना सोचिए, उससे ज़्यादा मत सोचिए। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अभिनेता सिर्फ एक कठपुतली जैसा बन जाता है। अभिनेता का अपना एक विचार है, उसका एक अपना मन है, उसका एक अपना जीवन है। तो जो भी निर्देशक अभिनेता को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने हिसाब से सोचे, तो वो बेहतर काम हो सकता है मेरे हिसाब से। आपका आइडल कौन रहा है अभिनेताओं में, जिसको देख के आपको लगा कि मतलब हाँ इसको आप फॉलो करते हैं, इसकी एक्टिंग आपने बहुत प्रभावित करी, किसी की एक्टिंग ने आपको, ऐसा कोई थिएटर का आर्टिस्ट? मेरी उम्र के जब मेरा 80 के दशक का जन्म है, तो उस समय तो कोई हमारे आसपास ऐसा कोई थिएटर नहीं था जहां हम थिएटर देखते, या ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। हम लोग तो वो दूरदर्शन वाले टाइम के हैं। दूरदर्शन पे एक पिक्चर आती थी और वो सीरियल आते थे, रामायण देखते थे। तो शनिवार को, शुक्रवार को, शायद हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, पहले 2 दिन शुरू हुआ था, फिर 3 दिन हो गया। एक सिनेमा आता था हर रोज़ रात को 10 बजे, 10 से लेकर 2 बजे तक चलता था। उसमें विज्ञापन आते थे, बहुत सारे, ढेर सारे विज्ञापन, 15-15 मिनट विज्ञापन चलते थे। तो हम लोग इंतज़ार करते थे विज्ञापन ख़त्म होगा, फिर पिक्चर देखेंगे। उधर मूवीज़ देखते थे। तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ तो सबके ही रोल मॉडल हैं, जिन लोगों ने भी बचपन से देखा है। और इसके अलावा धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, और जितने उसके बाद लोग आते गए, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, जितने अभिनेता आए, तो सबका सिनेमा देखा है। तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी एक अभिनेता से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि तब मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं था कि मैं कोई, मतलब मेरी कोई इतनी पर्सनैलिटी भी नहीं थी, और मेरे अंदर वो क्रेज़ भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है। मगर जब रंगमंच से जुड़ा तो रंगमंच में मैंने देखा नहीं है उन लोगों को, पर उन लोगों को पढ़ा है, उनके थिएटर को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले तो सामने मेरे नाम आता है हबीब तनवीर साहब का। तो हबीब तनवीर जी का थिएटर, जब मैं थिएटर के वो 2000 शायद 9 के आसपास एक्सपायर हो गए, तो मैं तब नहीं देख पाया उनको, उनके काम को नहीं देख पाया। तो उनका थिएटर बहुत सुना, उनके बारे में काफ़ी लोग बात करते थे, फिर उनको सर्च किया, उनकी किताबें ढूंढी, उनके नाटक पढ़े। और इसके अलावा सफदर हाशमी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे जब मैंने जम्मू के बाहर जाकर थिएटर समझना, देखना शुरू किया। सफदर हाशमी का जो मूवमेंट था, वो ये एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट था, और सफदर हाशमी उसी मूवमेंट से जुड़े थे। और जिस तरह का स्ट्रीट थिएटर को उन्होंने एक मुकाम पर पहुंचाया, और बड़े लेवल पे स्ट्रीट थिएटर उनका पूरे देश में चलता था। और उसी नाटक करते करते वो शहीद हुए। उन पर जिनके खिलाफ नाटक कर रहे थे, उन लोगों ने हमला किया और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो सफदर हाशमी एक बड़ा आइडल मेरे लिए रहे। फिर उसके बाद जब मैं इस फॉर्म में आया, तो मैंने बादल सरकार के बारे में सुना। बादल सरकार का थिएटर, थर्ड थिएटर भी इसी तरह का थिएटर है, लोगों के बीच का थिएटर। तो ये 3 नाम मेरे लिए बड़े मतलब मैंने कभी इनका थिएटर नहीं देखा, कभी इनको मिला नहीं, पर ये 3 नाम जब तक मैं रहूँगा मेरे थिएटर के साथ जुड़े रहेंगे। उसके बाद मेरी मुलाकात देश के एक बड़े निर्देशक, जाने माने निर्देशक और रंग चिंतक, एक सोशल एक्टिविस्ट श्री प्रसन्ना हेगड़े जी से हुई। और प्रसन्ना जी ने मुझे अपने पास काम करने के लिए बुलाया, उनके साथ में रहा, उनके जीवन को देखा। तो प्रसन्ना जी का जो पूरा जीवन है, वो उसको देखकर भी मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। और जिस तरह का उनकी जर्नी रही, जिस तरह का उन्होंने अपना एक जीवन बनाया, और जो साधना की रंगमंच में,
जिस तरह से लोगों को जोड़ा, और सिर्फ रंगमंच नहीं किया, समाज सेवा भी की, बिजनेस भी किया, जॉब्स भी की, और ये सब के बीच में जो उनके अंदर एक कलाकार ज़िंदा रहा और आगे बढ़ता रहा और लोगों को इंस्पायर करता रहा, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और जब तक मैं रहूँगा वो प्रसन्ना जी का एक इमेज मेरे अंदर रहेगा। फिर उम्मीद करूँगा कभी फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले। और जो भी लोग रंगमंच हो, सिनेमा हो, जो भी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग कुछ समाज को दे रहे हैं, वो सब मेरे आइडल हैं। और मुझे इरफान खान बहुत पसंद है। इरफान खान का जो एक क्राफ्ट है एक्टिंग का, वो मुझे बहुत पसंद है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत छोटी उम्र में चले गए, और वो होते तो और भी लाजवाब काम करते। मुझे परेशानी होती है कि अभिनेता इतना बड़ा एक मतलब खुद में एक माध्यम है, मगर ये जो आज का सिनेमा जो बन रहा है, जिस तरह से सिनेमा बन रहा है और जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है, तो अभिनेता वहाँ पर जाकर अब उसको ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उस हालात में जाके। आप जो भी सिनेमा बनाएं उसमें मनोरंजन होना चाहिए। जैसे मैं नाटक करता हूं, तो मेरी भी एक धारणा है कि नाटक में मनोरंजन होना चाहिए, हंसी मजाक खेल होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ नाटक हो चाहे फिल्म हो, उसका अंतिम उद्देश्य जो है कुछ देना है सोसाइटी को। अगर उसके बिना वो ख़त्म हो जा रहा है तो वो बेकार है, वो कूड़ा है। सिर्फ इंटरटेनमेंट, अगर नाटक सिर्फ इंटरटेनमेंट करता है और इंटरटेनमेंट भी अगर सार्थक नहीं है तो वो बकवास है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, मुंबई में जितना सिनेमा बनता है बॉलीवुड में, एक बड़ा प्रतिशत सिर्फ कूड़ा है। तो उसमें मुझे एतराज़ है कि वैसा सिनेमा, वैसा अभिनेता को मौका नहीं है। और वो तो फिल्म मेकर का काम है पैसा बनाना, पैसा कमाना, उसको इंडस्ट्री कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री को। तो जब आप पैसे के लिए सोचेंगे सिर्फ, और अगर आप सिर्फ पैसे के लिए सोचेंगे तो यही सब गलत काम आप करेंगे जो हो रहे हैं सिनेमा में। क्यों इस तरह की फिल्में बन रही हैं जिसमें सिर्फ सेक्स दिखाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ वॉयलेंस दिखाया जा रहा है, सिर्फ एक बड़े यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि सस्ता तरीका है। एक्टिंग और ओवर एक्टिंग, जो ये दो चीज़ें बोली जाती हैं, और आजकल जो चल रहा है कि रियलिस्टिक एक्टिंग करिए, मतलब जो पहले जो करते थे, जैसे मान लीजिए जॉनी लीवर साहब हो गए या जो भी पुराने अभिनेता हो गए, वो हाथ के मूवमेंट से मतलब उसको बोलते हैं कि मतलब वो एक ड्रामा फॉर्म को उसको बोलते हैं। और आजकल जो आ रही है वेब सीरीज़ आ रही हैं, जैसे मिर्ज़ापुर हो गई, बहुत सारी चीज़ हो गई, उसको रियलिस्टिक एक्टिंग से जोड़ा जा रहा है कि जो रियल इंसिडेंट हुए हैं उन्हीं पे बेस पे उनको बनाया है, और यहाँ पर रियलिस्टिक एक्टिंग चाहिए। तो सर ये जो एक चल रहा है, मतलब कि मतलब इन सारे चीज़ों पर क्या है कि आपका विचार? नहीं, आप जब जॉनी लीवर साहब की बात कर रहे हैं, जब आप 1980-90 का सिनेमा देख रहे हैं, तो जब मैंने देखा जॉनी लीवर साहब का सिनेमा, तो मुझे तो वो ओवर एक्टिंग नहीं लगा, क्योंकि वो समय था। राइट सर। अब जॉनी लीवर साहब अगर वो एक्शन कर रहे हैं, तो अब वो ओवर एक्टिंग लग सकता है, क्योंकि मैं उस समय में नहीं हूँ ना। अब आज मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ टैगोर वाले नाटक में, अगर मैं सेम एक्टिंग 20 साल के बाद करूँगा या 30 साल के बाद करूँगा तो ओवर एक्टिंग लगेगा। ओवर एक्टिंग लगेगा या बेकार एक्टिंग लगेगा, या लगेगा कि ये तो एब्सर्ड है। राइट सर, मैं यही डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि मतलब डिफरेंस इसको, मतलब मेरे को तो वो समझ नहीं ओवर एक्टिंग और एक्टिंग में नहीं क्या है? नहीं, वो इसका आपके मत से जानना ये इसका कोई, मैं आपको सीधा सिंपल सा तरीका है कि हर अभिनेता अपने हिसाब से सोचता है। तो जो हम अभी वास्तविक में कर रहे हैं, तो वो ये डिपेंड करता है एक्टर के ऊपर, वो अपने क्राफ्ट को किस तरह से प्रेजेंट करता है, और समय के साथ बदलता जाता है। आप उसको नाम दे देते हैं, वो अलग बात है। तो हमारे देखने का भी तो नज़रिया बदल रहा है ना। हर समय हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे किसी से बात कर रहे हैं, कैसे फ़ोन पे बात करते हैं, सामने से कोई आदमी आता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारा जो देखने वाले का नज़रिया बदल रहा है, उसी तरह से करने वाले का तरीका बदल रहा है। सर एक मैसेज युवाओं के लिए, और जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर एक्टर, जो भी थिएटर कर रहे हैं या जो थिएटर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स, कोई मैसेज जो आप? भैया देखिए, जो थिएटर है ना, जो नाटक है, वो अगर आप नाटक फिल्म करने के लिए कर रहे हैं या कैमरा करने के लिए कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि
3 महीने नाटक करके 1 साल नाटक करके मैं एक्टर बन जाऊंगा, अभिनय सीख जाऊंगा, तो ये सिर्फ झूठ है। और ये सिर्फ एक मार्केट का एक क्या बोलते हैं उसको आप, मार्केट का एक स्टंट है कि 2 महीने में एक्टिंग सीखो, 3 महीने में एक्टिंग सीखो। जैसे आपने पहले सवाल किया कि वो सीखने वाले पर निर्भर करता है, और ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं है, ये सालों साल चलने वाला प्रोसेस है। 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल में भी आप ABC उसका बेसिक ही समझ पाते हो, थोड़ा और आगे बढ़ पाते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कभी अभिनेता बन गया हूँ, क्योंकि ये जीवन जैसे चल रहा है ना, जैसे आज जीवन है, कल जीवन बदल जाता है, कल कुछ और हो जाता है, घटनाएं बदल जाती हैं, हर एक चीज़ बदल जाती है। वैसे ही अभिनय भी बदलता रहता है हर समय। तो आपने कल तक जो अभिनय किया वो आने वाले 10 साल, 5 साल के बाद काम नहीं आएगा। जो आप कल करोगे वो अगले कुछ समय के बाद काम नहीं आएगा। उसमें तकनीक बदल जाएगी, उसमें आपकी सोचने समझने की जो पूरी एक आपकी जो धारणा है वो बदल जाएगी। तो अभिनय सीखते रहना पड़ेगा लगातार। तो जो लोग अभिनय करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा उनके अंदर इच्छा हो, जितना ज़्यादा वो किताबें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा वो देखेंगे अभिनय को, जितना ज़्यादा वो जीवन को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और अपने आप को फोकस करेंगे, उतना वो आसानी से अभिनय की बारीकियों को समझते जाएंगे। और ये पूरे जीवन चलने वाला प्रोसेस है। अब अभी सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, और अभी तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन एक्टिंग सिखा रहे हैं, और छोटे छोटे कोर्सेज बन गए हैं, 3 दिन का 90 घंटे में एक्टिंग सीखो, इस तरह की बातें। ऐसा कुछ कोर्स चल रहे हैं कि आप वीकेंड में आओ, हफ्ते में 1 दिन आओ और आपको अभिनेता बना देंगे। पूरा हफ्ता आप कुछ ना करो, एक हफ्ते में 3 घंटे की क्लास लो, हम आपको कुछ इसके मेथड समझाएंगे और आप अभिनेता बन जाएंगे। ये आप सिर्फ दुकान चला रहे हो, अब अभिनय नहीं सिखा रहे हो। तो अभिनय सीखने के लिए अब वो वहाँ का अभिनय अलग है। आप मुंबई में जाकर आप ऐसे कैमरा की टेक्निक सीख रहे हो, वो अलग बात है। पर अभिनय करना और अभिनय को समझना और थिएटर करना वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें आप कोई क्लास करके या ऐसे कुछ छोटे छोटे कोर्स करके आप, मुझे नहीं लगता कुछ समझ पाओगे। जी। तो सर आपका थोड़ा आगे का हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे के शोज़ आपने कहाँ के प्लान किए हैं, या आप आगे की मतलब जो यात्रा है आप कहाँ को करना चाहते हैं, ताकि आसपास के कुछ दर्शक उस शो को देख सकें और उसका आनंद उठा सकें। वैसे तो मेरी पूरी यात्रा जो है वो फेसबुक से चलती है। मतलब फेसबुक पे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, फेसबुक पे बुलाते हैं और फेसबुक पे मैं अपडेट करता रहता हूँ अपनी पूरी जर्नी को। अभी आने वाले 2-3 महीने में यहाँ उत्तराखंड के बाद कुछ शोज़ दिल्ली में है, फिर लखनऊ में है, उसके अलावा बंगाल में कुछ शोज़ हैं। फिर उसके बाद मेरा एक नया परफॉर्मेंस है बहरूपिया, उसकी तैयारी चल रही है। वो जल्दी इसका शो करने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ। तो ये फिर दोनों शो एक साथ चलेंगे। तो फेसबुक के माध्यम से लोग देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी जर्नी को देख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कैसे करता हूँ। तो फेसबुक है, यूट्यूब में अभी चैनल शुरू किया, उसको अभी प्रमोट नहीं किया, करूँगा। और मेनली फेसबुक से। फेसबुक की आईडी आप बताएंगे? फेसबुक पे आप जाएंगे, आप लक्की जी गुप्ता सर्च करेंगे, LUCKYJEE स्पेस गुप्ता, लक्की जी एक साथ में है, लक्की जी स्पेस गुप्ता। तो यही यूट्यूब भी है, ये यूट्यूब आईडी भी यही है, फेसबुक भी यही है, इंस्टाग्राम भी यही है। तो आप मुझे इजीली वहाँ ढूंढ सकते हैं। और बस आप सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें, और मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग माँ मुझे टैगोर बना दो के शो को देखना चाहते हैं, वो अनसुनी आवाज़ के चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कई शोज़ की इनकी क्लिपिंग रिकॉर्ड करके हमने अपलोड की है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से माँ मुझे टैगोर बना दो के शो को देखिए। और मैं हर किसी से गुजारिश करूँगा कि शो को ज़रूर देखना। आपको ये शो इतना प्यारा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, और एक कमाल का मैसेज जो इस शो के ज़रिए दिया जा रहा है वो आप तक पहुँचेगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो सर,
बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलके, बहुत और धन्यवाद। आपके जो विचार आपने शेयर किए, हम्म। मतलब मैं खुद अंदर से थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपसे, क्योंकि मुझे भी आपको इतना क्लोज से जानने का मौका मिला। बहुत तो बहुत सर धन्यवाद, बहुत मज़ा आया बहुत आपके धन्यवाद, साथ धन्यवाद। बात करके। चलिए सर, चलिए। इसका समापन आज यहीं करते हैं। और ये जो कैमरामैन है इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत समय से हमारे साथ हैं। और शूट कर आपका रहे हैं। धन्यवाद कि आप पूरा टाइम हमारे साथ बने रहे। कैमरा में हमारे साथ है कश्मीर भाई और हमारे साथ संदीप भाई जी और सरफराज जी, ये जी। 3 लोगों ने मिलकर कैमरा हैंडल किया पूरी है। टीम और को धन्यवाद, पूरी टीम को अनसुनी धन्यवाद। अनसुनी आवाज़ की पूरी टीम को धन्यवाद, रुपेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले बार कोई एक नई चर्चा लेके, नए नाटक लेके। ठीक आइए। है सर, चलते हैं।